फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में, मतलब आज की क्लास में। और आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूलभूत अधिकारों की मूलभूत बातें। शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जितना विश्व के किसी भी लिखित संविधान में नहीं किया गया है। अगर हम बात करें, जो हमारा भाग 3 है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि लगभग 23-24 आर्टिकल हो जाते हैं। इन 23-24 आर्टिकल में हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण किया है। और ये विस्तृत विवरण इतना विस्तृत है कि विश्व के किसी भी लिखित संविधान में नहीं मिलता है। हालांकि हमने अपने मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया है, और अमेरिका में भी इतने विस्तृत तरीके से वर्णन नहीं किया गया जितना हमारे संविधान में किया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 23-24 आर्टिकल होते हैं। इन 23-24 आर्टिकलों में से एक आर्टिकल भी ऐसा नहीं है जो मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता हूं। यानी कि इसमें जो लिखा गया है कि इतने विस्तृत विवरण के बावजूद संविधान मूल अधिकारों को परिभाषित करने में मौन है। यानी कि संविधान में कहीं भी मौलिक अधिकारों को या मूलभूत अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है। भले ही परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन हमें तो मौलिक अधिकारों को समझना चाहिए ना कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हो, यानी कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या शामिल होगा? उसका आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। और ये कब होगा? जब व्यक्तियों को मूल अधिकार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मूल अधिकार मिलेंगे। दूसरी बात क्या होती है मूल अधिकारों में? जो मूल अधिकार होते हैं ना, वो राज्य की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं, मतलब राज्य को मनमाने कार्य करने से रोकते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान के चलो कि एक राज्य ने या सरकार ने कानून बना दिया कि फलाने दिन फलानी जाति या धर्म के लोग फलाने रंग के कपड़े पहनेंगे। यदि उनने किसी और रंग के कपड़े पहने तो उन्हें सजा दी जाएगी। अब ये कानून तो बिना सिर पैर का है, मानव गरिमा का कुल मिला के हनन करता है। तो ऐसे में जो नागरिक होंगे या व्यक्ति होंगे वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि आपका कानून सर्वथा सिर्फ बिना सिर पैर का है, इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाएगा। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर मौलिक अधिकार हमारे उल्लंघित होते हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इन मौलिक अधिकारों ने राज्य पर अंकुश लगाया ना कि वो मनमाने कानून बना रहे थे, तो उनके मनमाने कानून बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। तो ये होते मौलिक अधिकार। अगर हम कुल मिला के या कम शब्दों में मौलिक अधिकारों को परिभाषित करें तो किस तरीके से करेंगे? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो राज्य के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकारों को परिभाषित किया। भारतीय संविधान की भाग 3 में मौलिक अधिकारों को बताया गया है। और जो मौलिक अधिकार है हमने अमेरिका से लिए हुए हैं, और अमेरिका में जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अमेरिका के मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। और एक और बात, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को लेकर। जो भारत में मौलिक अधिकार शामिल किए गए उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। मौलिक अधिकार की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता थी कि इसमें से कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, जबकि कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि नागरिक कौन होता है कौन नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए संविधान अपने आप में भाग 2 जो है संविधान का, उसमें बताता है कि किस व्यक्ति को नागरिक कहा जाएगा और किसको नहीं कहा जाएगा। और भाग 2 अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बस इतना सा समझ लेते हैं। नागरिक वह व्यक्ति है, वह है जो उस देश का है। और व्यक्ति में वो व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो नागरिक हैं, मतलब देश के हैं भी और देश के नहीं भी। नागरिक में सिर्फ देश के लोग शामिल होंगे, और व्यक्तियों में देश के भी शामिल होंगे और विदेशी भी शामिल हो जाएंगे। हम सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। और मौलिक अधिकार जो हम बात कर रहे हैं, हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को भी मिलते हैं। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और बाकी के बचे अधिकार व्यक्तियों और नागरिकों दोनों के लिए हैं। जैसे कि हम समझने की कोशिश करें, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 4-5 आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल्स नागरिकों के लिए हैं। इनमें से एक भी अधिकार विदेशियों के लिए नहीं है। मान के चलो कि कोई विदेशी हमारे देश में आए, वो इन आर्टिकल के बेसिस पे कहे कि मुझे भी मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, तो वो कहेंगे कि किस बेसिस पे? ये अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है और कुछ अधिकार सिर्फ व्यक्तियों के लिए। अगला आता है कि ये असीमित नहीं है, ये सीमित है, असीमित नहीं है, ये वाद योग्य है। इसका मतलब क्या होता है?
असीमित नहीं का मतलब है कि सरकार या संसद, बेसिकली हम संसद का स्पेशली प्रयोग करें तो संसद इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। और प्रतिबंध भी कैसा होना चाहिए? युक्ति युक्त होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। और ये प्रतिबंध लॉजिकल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बात मान के रखिए कि जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं वो असीमित नहीं है, उनको सरकार सीमित कर सकती है। जैसे कि हमें बोलने की आजादी है, लेकिन किस हद तक बोला जाए ये जो न्याय जो हमारी विधायिका है वो ये निश्चित कर सकती है कि आप देश के विरोध में नहीं बोल सकते, आलोचना कर सकते हो लेकिन तथ्यों के आधार पर कर सकते हो। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो प्रतिबंध युक्त होंगे। और ये डिसीजन कौन देगा या निर्णय कौन करेगा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं युक्त है या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला लिखा है कि सामान्यतः सभी मूल अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। जैसे कि हमने परिभाषा में देखा था कि मौलिक अधिकार क्या है? राज्य पर अंकुश लगाते हैं। सामान्यतः तो सभी के सभी मौलिक अधिकार राज्य पर अंकुश लगाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों पर भी अंकुश लगाते हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। उसमें आर्टिकल दिया, आर्टिकल 15(2) है, आर्टिकल 17 है, 23 है, 24 है। जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे, अगली क्लास में जब हम बाकी की चीजों या बाकी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनमें इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। आर्टिकल 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत का उन्मूलन करता है। आर्टिकल 23 बालाश्रम का विरोध करता है। आर्टिकल 24 कहता है कि जो कारखाने होंगे उनमें बच्चों की नियुक्ति नहीं की जाएगी या बालकों का नियोजन नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो अधिकार हैं, ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। राज्य के विरुद्ध तो है ही, लेकिन व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध भी हैं और व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। अगला देखते हैं कि कुछ अधिकार तो नकारात्मक विशेषता वाले हैं और कुछ अधिकार सकारात्मक विशेषता वाले हैं। यानी कि नकारात्मक या सकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक का मतलब आ जाता है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा हो, और सकारात्मक में सिंपल सा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सकारात्मक बेसिकली होता है इसमें आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, और नकारात्मक में आप में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे कि कोई कहता है ना कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तो इसमें क्या है? नहीं शब्द आ रहा है ना, इसमें नहीं शब्द आया। तो ये जो नहीं शब्द आपको बता रहे हैं कि जो अधिकार है, ये जो विशेषता है वो नकारात्मक है, आपको कुछ करने से रोक रही है। यानी कि आप समझते हैं कि कानून या जो नियम मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मूल अधिकार कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि आप पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए ना, तो ये होगी नकारात्मक विशेषता वाले। जबकि कुछ कानून कुछ अधिकार सकारात्मक विशेषता वाले हैं। कुछ चीजें आपको विशेष अधिकार प्रदान करती है। जैसे आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 में दो बातें कहेंगे, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के लिए सब बराबर है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है, तो ये तो नकारात्मक विशेषता वाला हो गया। सकारात्मक विशेषता में लिखा है कि विधियों का समान संरक्षण, यानी कि समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार क्षमता की जाएगी, तो ये सकारात्मक हो गया। दूसरे शब्दों में समझ लें, अगर आपको कोई विशेष अधिकार मिल रहा है संविधान से या मौलिक अधिकारों से, वो सकारात्मक विशेषता वाला है। जब हम आगे इन आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नकारात्मक विशेषता क्या होती है, सकारात्मक क्या होती है। बस इतना से आपको समझ लेना चाहिए, नकारात्मक विशेषता में आप पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जा रहे हैं और सकारात्मक विशेषता में आपको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जा रहे हैं। आगे आता है कि स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है का मतलब क्या है कि मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। जो संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें एक फैक्ट शामिल होता है कि संसद सिर्फ ऐसा ही संशोधन कर सकती है जो मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे को प्रभावित ना करती हो, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित ना करते हो। इसी तरीके का संशोधन किया जा सकता है। अब मूल ढांचा क्या होता है, इसे हम आगे की कभी दूसरी स्लाइड्स में देखेंगे कि मूल ढांचा किसे कहते हैं, मूल ढांचे को लेकर कोर्ट के क्या क्या डिसीजन है, क्या क्या इंटरप्रिटेशन आए हुए हैं। बस याद रखना है कि संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उनकी कटौती कर सकती है, उनको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस तरीके कोई भी परिवर्तन जो होगा वो परिवर्तन संविधान के मूलभूत ढांचे के अनुसार होगा, उसको प्रभावित नहीं करेगा। एग्जाम्पल हम समझे, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में नहीं है।
तो इस तरीके से संपत्ति के अधिकार को हटाना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए संविधान से मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अगला था राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबन। जब कभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो उस समय मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। सिर्फ एक्सेप्शन इसमें कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी के सारे मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, 20 और 21 सिर्फ एक्सेप्शन है। 20 गिरफ्तारी किससे संबंधित है और 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, इन चीजों से संबंधित है। तो 20 और 21 एक्सेप्शन है और बाकी के सारे मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबन हो सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। अगले स्लाइड देखते हैं। अगले स्लाइड में दिया है मूल अधिकार संबंधित सिद्धांत, यानी कि कुछ सिद्धांत हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सम डॉक्ट्राइन्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले देखते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, भावी प्रवर्तन, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधिसूचन का सिद्धांत और आचरण का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि अगर ऐसी कोई विधि बनी है और वो विधि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो कोर्ट उसकी समीक्षा कर उसे विधि शून्य कर सकता है। यानी कि ऐसी कोई भी विधि मौजूद नहीं रहेगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर ऐसी कोई विधि करती है तो कोर्ट खुद से भी संज्ञान ले सकता है या कोई व्यक्ति अपनी याचिका दायर कर उस विधि पर रोक लगवा सकता है। ये होता है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, यानी कि कोर्ट के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा उस विधि की समीक्षा की जाए। अगला आता है भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, फ्यूचर एनफोर्समेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्यूचर एनफोर्समेंट। इसमें हमें समझने की जो जरूरत है वो ये है कि भावी का मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर, प्रवर्तन का मतलब लागू कराना, एनफोर्समेंट कराना। यानी कि जो मूल अधिकार है वो भूतलक्षी नहीं है, मौलिक अधिकार भूतलक्षी नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये भावी प्रवर्तन वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है? भूतलक्षी नहीं है। जैसे मान के चलो कि आज की तारीख में मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ है, आज की तारीख में लागू हुए हैं, तो इनका जो प्रभाव होगा ना आज के बाद की तारीख पर होगा। यानी कि आज के बाद, आज या आज के बाद जो कानून बन रहे हैं या विधियां बन रही है उन पर तो मौलिक अधिकार अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन आज से पहले के समय में यानी कि बीते हुए कल के समय में मौलिक अधिकार अपना उन विधियों पर प्रभावी रूप से प्रभाव नहीं दिखा सकते। इसके लिए इसमें लिखा होता है कि ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की है, हो सकता है काफी सारी विधियां होंगी जो संविधान के लागू होने से पहले की है और वो विधियां प्रवर्तन में हैं, तो उन विधियों पर मौलिक अधिकार कब लागू होंगे या मौलिक अधिकार उस पर कब अपना प्रभाव दिखाएंगे? जिस दिन से मौलिक अधिकारों को लागू किया जाएगा। मान के चलो कि कोई कानून है, मान के चलते कि एक कानून बना हुआ है और ये जो एक कानून है संविधान के लागू होने से पहले का है, तो मौलिक अधिकार इस पर अपना प्रभाव कब से दिखाएंगे? तो ये मौलिक अधिकार इस पर अपना प्रभाव दिखाएंगे जिस दिन से मौलिक अधिकारों को लागू किया जाएगा। यानी कि मौलिक अधिकार जिस दिन से लागू होते हैं उसी दिन से अपना प्रभाव दिखाते हैं, उससे पहले की तारीख पर ये अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो ये होता है भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, फ्यूचर एनफोर्समेंट का लॉ। अगला आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि सेपरेट करने वाला सिद्धांत है। मान के चलते कोई एक कानून बना हुआ है और उस एक कानून में 4 लाइन बनी है, मतलब ए एक्ट है जिसमें 4 पैराग्राफ बने हुए हैं, 1 2 3 4 पैराग्राफ बने हुए हैं। इन 4 पैराग्राफ में से जो 2 नंबर का पैराग्राफ है, पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 2 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहता है यदि कोई विधि किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और उस जब वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सारी की सारी विधि यानी कि संपूर्ण विधि शून्य नहीं होगी, सिर्फ वही हिस्सा विधि शून्य होगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी कि ए एक्ट है जिसमें 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, उन 4 पैराग्राफ में से जो दूसरे नंबर का पैराग्राफ है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे में बाकी के 3 पैराग्राफ बने रहेंगे और दूसरे नंबर के पैराग्राफ को हटा दिया जाएगा। तो ये होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। लेकिन ये बात एक चीज और कहता है, मतलब ये सिद्धांत एक बात और कहता है, ये कहता है कि मान के चलो कोई एक्ट बना हुआ है जिसको पृथक्करण नहीं किया जा सकता। मान के चलो कि उसमें कुल मिला के एक ही एक्ट है, मतलब एक ही पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है ही नहीं, और उस पैराग्राफ में भी सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, सिर्फ मान के चल रहे हैं ऐसा वो है,
तो और वो पैराग्राफ या वो सेंटेंस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पूरे के पूरे एक्ट को विधि शून्य कर दिया जाएगा। यानी कि पृथक नियंत्रण का सिद्धांत उन्हीं विधियों पर लागू होता है जिन्हें पृथक्करण किया जा सके, और जिन्हें नहीं किया जा सकता तो उन्हें संपूर्ण तरीके से विधि शून्य कर दिया जाता है अगर वो मौलिक अधिकारों से असंगत है। अगला आता है आदित्य जन का सिद्धांत। आदित्य जन का सिद्धांत का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं तो वो उन मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता। सीधी सी बात है, आदित्य जन का सिद्धांत ये कहता है जैसे कि मुझे मौलिक अधिकार मिल गए तो मैं जीते जी अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। तो ये होता है आदित्य जन का सिद्धांत। अगला है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई विधि है जो संविधान से पूर्व की है, मतलब संविधान के लागू होने से पहले की है, और मौलिक अधिकार लागू हो जाते हैं तो मौलिक अधिकार के लागू होने पर ये विधियां समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि ये विधियां निष्क्रिय हो जाती हैं, अनएक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। यानी कि संविधान मौलिक अधिकारों के द्वारा उनको कवर कर लिया जाता है। तो ये होता है आच्छादन का सिद्धांत। तो अभी हमने देखा न्यायिक पुनर्विलोकन, भावी प्रवर्तन, पृथक का सिद्धांत, आदित्य जन का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। लास्ट टॉपिक